कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि संगठनात्मक व्यवहार के एमसीक्यूज को। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि हुआ था आपका जनवरी 2022 में। इसके अलावा मैनेजरल इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे बिजनेस एथिक्स हो गया, इनके क्वेश्चन पेपर चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। DDU एमकॉम प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें सेकंड सेमेस्टर का भी है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी है, तो आप देख लीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा। और मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, इन सब के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जा करके वहाँ से उसको कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ और न्यू MCQs चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट इज डेफिनेशन ऑफ। यानी कि जिस चीज़ से भी हम इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमारा चलता है। जैसे कोई सामने हमारे पर्सन आया, उसको देख करके हम कुछ दिमाग में चला रहे होते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सब क्या होता है, ये हमारे परसेप्शन का पार्ट है। परसेप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्टडी ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटीज इज कॉल्ड। विभिन्न समाज में संस्कृति और व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डज नॉट इंक्लूड। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसमें टेक्नोलॉजी, तकनीकी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर। वर्तमान संदर्भ में संगठनात्मक व्यवहार की चुनौतियां क्या है, इंप्लॉयज एक्सपेक्टेशंस, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों इसके पार्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो जैसे ही ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंधों की बात आती है, वैसे ही बात आती है एल्टन मेयो का। जैसे हार्थोन एक्सपेरिमेंट हो गया, ये भी इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हार्थोन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इवेल्युएशन। संगठनात्मक व्यवहार के किस चरण से संबंधित है हार्थोन अध्ययन, तो ये किससे संबंधित है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट से। ह्यूमन रिलेशन पे ही इसमें जो भी स्टडी की गई थी वो ह्यूमन रिलेशन से ही संबंधित है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मानव संसाधन आंदोलन से, यहाँ से चेंजेस आए थे ह्यूमन रिलेशंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी बैक्ड बाय अ बॉडी एसोसिएटेड विद ग्रोइंग कंसर्न फॉर पीपल एट वर्क प्लेस। संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें कार्यस्थल पर बढ़ते जनहित सरोकार से संबंधित सत्ता का संबल मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, थ्योरी से, रिसर्च से, एप्लीकेशन से, इन तीनों से मिलता है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फोर्सेज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर। संगठनात्मक व्यवहार को कौन सी शक्तियां प्रभावित करती हैं, तो पीपल, जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है, उसका इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, ये तीनों प्रभावित करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आर। मानव संबंध आंदोलन का योगदान कहाँ से मिला, तो महामंदी से, लेबर मूवमेंट और हार्थोन एक्सपेरिमेंट, इन तीनों से मिला था, तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नाउ अडेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज बिंग पुट ऑन द डेस्क ऑफ द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में कर्मचारी के किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है इस टाइम पे, तो वो उनके बिहेवियर को, क्योंकि अगर उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा, उनके व्यवहार सकारात्मक हो जाएंगे, तो संगठन भी एक तरीके से सकारात्मक हो जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में संगठनात्मक व्यवहार किसका अध्ययन करता है, तो वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द हार्थोन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय। हार्थोन एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये किए थे एल्टन मेयो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 ड्यू टू एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एम्प्लॉयज आर नॉट अलाउड टू वर्क विद हार्मोनी विद वन अनदर इज लिमिटेशन ऑफ। कंपनी के प्रोडक्टिविटी में उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में हार्मोनी को नहीं रखा जा रहा है, ये किस चीज़ की लिमिटेशन है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉमन यूनिफॉर्म कैंटीन ऑफिस डज नॉट मीन कॉमन ट्रीटमेंट इज अ लिमिटेशन ऑफ। सभी के लिए एक प्रकार की वर्दी रहे, कैंटीन रहे, कार्यालय रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है, ये किस चीज़ की सीमा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ओबी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक व्यवहार में योगदान नहीं करता है, तो जब हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन नहीं है ओबी का, लेकिन ह्यूमन जो होता है उसके लिए तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन है, लेकिन ओबी में ज़्यादातर मानव से संबंधित चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, यहाँ पे बेसिक नीड्स को देखा जाता है। जब आप पढ़ेंगे मेस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, तो उसमें पहले नीड फिजियोलॉजिकल आती है, तो वो एक तरीके की नीड है ह्यूमन की। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो मनोविज्ञान कहलाता है, यानी कि साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इज स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। समूह व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो सोशियोलॉजी कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क एंड कल्चर। मनुष्य, उसके कार्य तथा उसकी संस्कृति यानी कि पूरे मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ वन पीपल ऑन अनदर। एक व्यक्ति का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस चीज़ के द्वारा पता चलता है? तो सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी। संगठनात्मक व्यवहार का निरंकुश प्रतिरूप किस पर आधारित है? तो वो शक्ति पर आधारित है, पावर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल मॉडल ऑफ ओबी। संगठनात्मक व्यवहार के संपूर्ण प्रतिरूप के विकास में कौन सा ढांचा प्रयुक्त है? तो ये है बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क यानी कि व्यवहारवादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 22 है, माइट इज राइट इज मोटो ऑफ। ताकत ही अधिकार है, ये किसका आदर्श वाक्य है? तो ये है ऑटोक्रेटिक का। इसमें बोला जाता है कि जो नेता है, चाहे जो लीडर है, वही सही है, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत के स्वास्थ्य कारक घटक का हिस्सा क्या नहीं है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर है। जैसे सैलरी हो गया, वर्किंग इन्वायरमेंट हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी की पॉलिसी हो गई, चाहे उनको बोनस दिया जाता है, ये सब किसका पार्ट है? हाइजीन फैक्टर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, यानी कि नाम की बात हो गई, जहाँ पहचान की बात होती है, वो टू फैक्टर थ्योरी कहता है कि ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर हैं। बाकी जो छोटी मोटी बेसिक नीड्स को आप पूरा करते हैं, वो क्या होते हैं? हाइजीन फैक्टर के काम आते हैं। अब हाइजीन मतलब साफ सुथरे वाली चीज़ें पे मत जाइएगा। कंपनी के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक हाइजीन फैक्टर हर्जबर्ग के अनुसार, और एक मोटिवेटिंग फैक्टर। जब पर्सन को नाम पहचान मिलती है, समृद्धि मिलती है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो मोटिवेट होकर काम करता है, हर्जबर्ग कहते हैं। और हाइजीन फैक्टर क्या है कि कोई भी पर्सन जब कंपनी में आता है तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखता है, जैसे सैलरी देखता है, बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है, कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हाइजीन फैक्टर में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अ थ्योरी कम्स अंडर डैश थ्योरी। प्रत्याशा सिद्धांत किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रोसेस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जैसे जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, वो एक स्टेज से बढ़ती है, फिर दूसरे स्टेज पे जाती है। अगर वहाँ का काम पूरा हुआ तो आगे बढ़ेगी, नहीं पूरा हुआ तो फिर से वो पीछे आ जाती है। इस तरीके से वो उसका सर्कल चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश कंटेन्स द थ्योरीज विच गिव्स एन आइडिया अबाउट व्हाट एम्प्लॉयज वांट्स और नीड। डैश में वे सिद्धांत शामिल हैं जो यह विचार देते हैं कि कर्मचारी को क्या करना चाहिए या क्या उसकी आवश्यकता है। तो ये बताते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश इज बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस। उद्दीपन हेतु व्यवहार क्या है? तो वो उसकी अनुक्रिया, स्टिमुलस उस पर कुछ रिस्पॉन्स करता है, ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, डैश एक्सप्लेन हाउ एंड वाई पीपल रिएक्ट व्हेन दे फील अनफेयरली ट्रीटेड। कौन सा सिद्धांत बताता है कि जब लोगों को यह लगता है कि उनके साथ न्यायोचित व्यवहार हो रहा है तो वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, या फिर किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं? तो वो एडम की इक्विटी थ्योरी। ये थ्योरी कौन दिया था? एडम दिए थे। और इक्विटी थ्योरी क्या बोलती है कि जितना हम काम करते हैं और जितना हमको मिला, उसके साथ हम तुलना करते हैं कि जितना जो कॉलीग है वो काम कर रहा है और उसको कितने आउटकम मिले हैं। इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन किया जाता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोटिवेशन इंक्लूड्स। अभिप्रेरण में क्या सम्मिलित है? तो जॉब इंक्रीमेंट हो गया, रोटेशन हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, ये तीनों इंक्लूड होते हैं। ओबी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, अगर आप नेट की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि असर्शन रीजन हो गया, चाहे मैच द फॉलोइंग हो गया, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ पूछता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 29 ही है तो बोला है, बिलीव, ओपिनियन, नॉलेज, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस आर कंपोनेंट ऑफ। ये किस चीज़ का कंपोनेंट है? तो ये हमारे पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है, एटीट्यूड का कंपोनेंट है, या जॉब सेटिस्फैक्शन का कंपोनेंट है? तो अगर हम लोग देखें बहुत तेज कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्चुअल में देखें तो पर्सनैलिटी भी जा सकते हैं, एटीट्यूड की तरफ भी जा सकते हैं। और जब आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसका पार्ट है? एटीट्यूड का पार्ट है। एटीट्यूड 3 तरीके के होते हैं, CAP। मैंने इसको इसी तरीके से याद किया था, कैप। अब कैप में क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव होता है, बिलीव, ओपिनियन, नॉलेज, इन सबको कॉग्निटिव के अंदर रखते हैं। वहीं पर जब इमोशंस की बात आती है, फीलिंग्स की बात आती है, इंटेंशन की बात आती है, तो वो अफेक्टिव होता है। और किसी चीज़ को जब हम लोग फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन, उसको सीखने की तरफ जाते हैं, उसको इंटीमेट करने की कोशिश करते हैं, तो साइकोमोटर का पार्ट होता है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछता है ऐसे, और बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जब एमसीक्यूज़ की बात आती है तो एक एक लाइन से कितने सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जितने बेसिक डेफिनेशंस होंगे वो सब आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि ओबी क्या होता है, ओबी किन तत्वों से मिल करके बना है, उसके जो 4 मॉडल हैं कोशिश करिएगा कि एकदम अच्छे से इनको पढ़ लिया जाए, क्योंकि इनके फीचर से लेकर के कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इज द डेफिनेशन ऑफ। अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व का डेफिनेशन है कि उसके गुण कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका जो विशिष्ट एक चरित्र है। जैसे हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, कुछ विशेषताएं किसी और में होती हैं, कुछ विशेषताएं किसी और में होती हैं। उनके गुणों को जब हम एकत्रित करते हैं तो वो व्यक्तित्व होता है, और वही व्यक्तित्व एक व्यक्ति को विशिष्ट चरित्र वाला बनाता है, एक पर्सन से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एवरी इंडिविजुअल इज अ डैश बाय देयर पर्सनैलिटी। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार कैसा होता है, यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। देखिए यूनिक और स्पेसिफिक दोनों आंसर हो सकता है, पता नहीं कौन सा उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिलैक्स्ड एंड सिक्योर आर पार्ट ऑफ डैश पर्सनैलिटी ट्रेड एज पर बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड। बृहद 5 व्यक्तित्व विशेषताओं के अनुसार शांत तथा सुरक्षित हिस्सा किसका पार्ट है, तो ये पार्ट होता है इमोशनल स्टेबिलिटी का। आप कहीं पर भी रहते हैं तो हम जब इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल है तो देखिएगा रिलैक्स नहीं फील करते, हम लोग सिक्योर नहीं फील करते हैं। सिक्योर फील करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी लगा दिया गया। सिक्योर फील करने का मतलब ये है कि हम अंदर से सिक्योर फील करते हैं कि ठीक है जो भी हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर इमोशनली हम स्टेबल हैं तो रिलैक्स एंड सिक्योर फील करते हैं। ये 5 जब पर्सनैलिटी टेस्ट, एक टेस्ट है उसका नाम शायद मुझे नहीं याद आ रहा है, MBIT, इसको टेस्ट करके देखिएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। जब मैं पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ती हूँ तो ये वाला टेस्ट जब मैंने पहली बार देखा था इसको तो बहुत ही सही लगा था। MBIT है, MBET है, कुछ तो करके है, तो आप उसको टेस्ट करिएगा तो उससे पता चलेगा कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको अपने उद्देश्यों के प्रति बहुत तटस्थ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब चलते हैं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी जानने का बहुत मौका मिलता है। MBIT करके है, MBET करके है, सर्च करेंगे गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें 16 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। हम लोग को लगता है ना कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, इसमें टोटल 16 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डैश एम्बॉडीड अ टीम कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। नियोक्ता तथा कर्मचारी द्वारा पारस्परिक योगदान के सिद्धांत पर यह आधारित है, जिसमें समूह अवधारणा सम्मिलित है। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉलेजियल मॉडल, सहयोगी मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, नियोक्ता और उसके जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में पारस्परिक योगदान होता है। जैसे ही म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आएगी वो कॉलेजियल मॉडल हो जाता है, और जहाँ पे पावर की बात होगी वहाँ पे ऑटोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रुप्स क्रिएटेड बाय मैनेजरियल डिसीजन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश स्टेटेड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। संगठन में जो ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। और जब पूछे कि सोशल नीड को पूरा करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, सोशल नीड यानी कि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 35 है, साइंटिस्ट ऑफ ओबी और रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। संगठनात्मक व्यवहार के विज्ञानी मानते हैं कि संगठन स्थिर नहीं होता है बल्कि ये गत्यात्मक होता है, तथा ये क्या रहता है, एवर चेंजिंग यानी कि सतत परिवर्तनशील होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, सोशल लर्निंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ, सामाजिक अधिगम किसका विस्तार है, तो ऑपरेंट लर्निंग का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का। क्वेश्चन नंबर 38 है, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स शेप द पर्सनैलिटी थ्रू द डैश प्रोसेस एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। पारिवारिक तथा सामाजिक कारक व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ये प्रक्रिया और पहचान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इससे हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन नहीं, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, नेतृत्व लोगों को कार्य हेतु प्रेरित करता है न कि मुद्रा की शक्ति पर। तो ये किस अवधारणा से संबंधित है, ये संबंधित है सपोर्टिव मॉडल से, जहाँ पे बोले कि पैसा सब कुछ नहीं है, इकोनॉमी इज नॉट पावर, मनी इज नॉट पावर, तो वो सपोर्टिव मॉडल है। लास्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। डेफिनेशन ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही है, लेकिन वहाँ पे परसेप्शन की डेफिनेशन दिया था और ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पे दिया है कि ये परसेप्शन होता है अवगम, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।